नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हैं इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं वैद्युत रसायन का अगला वाला वीडियो ये है और इसमें हम लोग देखेंगे वैद्युत अपघट्य के बारे में। तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि वैद्युत अपघट्य किसे कहते हैं। तो ऐसे पदार्थ या ऐसे रासायनिक पदार्थ जो अपने जलीय विलयन में टूट जाते हैं, वियोजित हो जाते हैं, प्लस और माइनस में बढ़ जाते हैं, ऐसे पदार्थों को वैद्युत अपघट्य कहते हैं। अब वैद्युत अपघट्य दो प्रकार के होते हैं। सबसे पहला है प्रबल वैद्युत अपघट्य और दूसरा है दुर्बल वैद्युत अपघट्य। तो ध्यान से समझिए कि प्रबल वैद्युत अपघट्य किसे कहते हैं। तो देखिए, ऐसे पदार्थ जिनको जल में घोलने पर पूर्णतः वियोजित हो जाते हैं, पूरी तरह से वियोजित हो जाते हैं, उसे कहते हैं प्रबल वैद्युत अपघट्य। पूर्णतः वियोजित होने का मतलब है कि जैसे कोई पदार्थ ऐसा है जिसके 100 अणुओं को जल में घोला गया, तो 100 के 100 जल में जाकर प्लस और माइनस में टूट गए, धन और ऋण में टूट गए, तो उसे कहते हैं प्रबल वैद्युत अपघट्य। और अगर कोई वैद्युत अपघट्य ऐसा है कि उसको जब हम जल में घोलते हैं तो उसके 100 अणुओं को घोला हमने जल में, तो केवल 60 ही वियोजित हुआ, केवल 60 पार्टिकल ही प्लस और माइनस में टूटे या 70 ही टूटे, आंशिक रूप से वियोजित होते हैं, तो उसे कहते हैं दुर्बल वैद्युत अपघट्य। ये मैंने परिभाषा लिख दी है। वह पदार्थ जो अपने जलीय विलयन में धनायन और ऋणायन में वियोजित हो जाते हैं वैद्युत अपघट्य कहलाते हैं। प्रबल वैद्युत अपघट्य जैसे NaCl है। अब NaCl के 100 अणुओं को अगर पानी में घोल दीजिए तो 100 के 100 Na+ और Cl- में टूट जाएगा, तो ये Na+ हो गया। अब इस प्रकार से दुर्बल वैद्युत अपघट्य ये सारे हैं। प्रायः हम लोग बैटरी में वैद्युत अपघट्य का यूज किसमें करते हैं? बैटरी के अंदर, यानी कि सेल के अंदर करते हैं, और प्रायः उसमें लवण को ही लिया जाता है, चाहे जो लिया जाए लवण को ही प्रायः लेते हैं। तो चलिए इससे आगे अब हम लोग देखते हैं, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए आप लोग। अब हम लोग कुछ और एक्स्ट्रा चीज़ें समझते हैं, ध्यान से देखिए आप लोग। जैसे ये मान लीजिए यहाँ पर एक सेल लिया गया है, सेल बनाया गया है, और इस सेल के अंदर ये जो नीला नीला रंग से है ये एक वैद्युत अपघट्य है, और इसमें 2 इलेक्ट्रोड लगे हुए हैं। इलेक्ट्रोड मतलब आप लोग समझते हैं, इलेक्ट्रोड यहाँ पर लगे हुए हैं। अब ये धन वाला इलेक्ट्रोड है और ये ऋण वाला इलेक्ट्रोड है। अब देखिए, अगर हम इसको परिपथ से कनेक्ट कर दें, परिपथ मतलब इसमें बल्ब लगा दें तो बल्ब जलेगा। अब बल्ब जलेगा तो होगा क्या? उसमें विद्युत धारा प्रवाहित होगा। कैसे? ये विद्युत धारा इसमें ऐसे प्रवाहित होगा और फिर विद्युत धारा यहाँ से होते हुए यहाँ भी तो आएगा, यानी इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ इस तरफ तो भी तो चलेंगे। तो इलेक्ट्रॉन जब यहाँ से यहाँ तक चलते हैं तो इन इलेक्ट्रॉनों मतलब आयन, तो आयन जब यहाँ से यहाँ तक प्रवाहित होते हैं तो होता क्या है, ये वैद्युत अपघट्य उसके मार्ग में प्रतिरोध लगाता है, रुकावट लगाता है। और प्रतिरोध को आप लोग को समझना है तो ऐसे समझिए, जो प्रतिरोध लगेगा वो किसके बराबर होगा? तो जो प्रतिरोध होगा, प्रतिरोध को हम लोग दर्शाते हैं कैपिटल R से। तो प्रतिरोध जो बराबर होगा वो बराबर होगा ρL/ये। अब इसमें ये सारी चीजें क्या हैं? तो R क्या है? प्रतिरोध है। जब इलेक्ट्रॉन इस इलेक्ट्रोड से इसके तरफ जाएंगे, ठीक है, तो विद्युत धारा इधर से इधर आएगी और प्रतिरोध ही इसके मार्ग में लगेगा आयन के बीच में। अब इसमें प्रतिरोध तो R है, यानी वैद्युत अपघट्य द्वारा लगाया गया रुकावट। प्रतिरोध का इतना सा मतलब समझिए, ये होता है रुकावट, विद्युत धारा के मार्ग में रुकावट। अब ये यल क्या है? तो यल क्या चीज है? तो यल क्या है? ये दोनों इलेक्ट्रोडों के बीच की दूरी है, दोनों इलेक्ट्रोडों के बीच की दूरी है स्मॉल यल। और ये कैपिटल ये क्या है? तो कैपिटल ये क्या है? इस इलेक्ट्रोड की मोटाई है। मोटाई मतलब इसके अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल। इस क्षेत्रफल को कैपिटल ये से दर्शाते हैं, इसका नाम होता है अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल। अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल है, ठीक है। तो ये क्या है? अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, यानी इलेक्ट्रोड की मोटाई है। यल क्या है? ये है। और रो क्या है? ये रो क्या चीज है? तो रो होता है विशिष्ट प्रतिरोध। इसको क्या कहते हैं? या प्रतिरोधकता कहते हैं, प्रतिरोधकता कहते हैं, या फिर विशिष्ट प्रतिरोध कहते हैं। एक बात समझ लीजिए, इसमें जो रो है ये तो प्रतिरोधकता या विशिष्ट प्रतिरोध है। यल क्या है? इलेक्ट्रोडों के बीच की दूरी है। ये क्या है? अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल। और एक बात जानिए, ये जो L/ये है, इस L/ये को हम लोग जानते हैं सेल स्थिरांक के नाम से, और सेल स्थिरांक को G* से दर्शाते हैं, या फिर कभी कभी कुछ लोग C* से भी दर्शा लेते हैं। तो जिससे भी आपका मन करे उससे दर्शा लीजिए। हम G* से दर्शा लेते हैं। G* क्या चीज़ है?
यह है शेल स्थिरांक। ये हो गया। अब इससे कुछ और चीजें भी प्राप्त करनी है, तो इन सब का व्युत्क्रम करवा दीजिए। यानी अगर हम इसे समीकरण 1 मान लें और 1 का व्युत्क्रम करवा दें, इसका क्या करवा दें, व्युत्क्रम करवा दें, तो कुछ और भी चीजें हमें देखने को मिलेगी। कैसे? अब देखिए r है, r का व्युत्क्रम क्या हो जाएगा, 1/r हो जाएगा। बराबर की जगह पर बराबर लगा दीजिए, रो की जगह पर क्या हो जाएगा, 1/रो हो जाएगा। और यल बटे ये है तो यल बटे ये पलट जाएगा तो हो जाएगा ये बटा यल हो जाएगा। अब देखिए इस 1/r को हम लोग लिख लेते हैं किस अक्षर से, इसको g से दर्शा लेते हैं। और ये g क्या चीज है, ये g क्या चीज है, तो ये g है चालकत्व इसे कहते हैं। इस g को कहते हैं चालकत्व, यानी 1/r के मान को g से दर्शाते हैं, इसको कहते हैं चालकत्व। बराबर की जगह पर हम लोग बराबर लगाते हैं, 1/रो को हम k से दर्शाते हैं। और k क्या है, ये k क्या होता है, तो k होता है कापा, k ये डबल p ये कापा होता है। और k है क्या, तो ये है विशिष्ट चालकता, विशिष्ट चालकता या विशिष्ट चालकत्व तो कह लीजिए। क्या है, विशिष्ट चालकत्व हैं, केवल चालकता कह लीजिए। और ये अपान यल को ऐसे ही रहने दीजिए, ये अपान यल को ये अपान यल ही रहने दीजिए, ये अपान यल ही रहने दीजिए। तो ये एक फार्मूला और बनकर तैयार हो गया। अब इस फार्मूले में आप लोग ये देखिए, g की जगह पर g रहने दीजिए, बराबर की जगह बराबर लगा दीजिए, k की जगह पर k ही रहने दीजिए। और ये अपान यल की जगह पर देखिए, यल अपान ये को g स्टार कहते हैं, शेल स्थिरांक होता है। तो यल अपान ये को अगर पलट दीजिए तो क्या हो जाएगा, यही हो जाएगा। यानी इसकी जगह पर हम लिख सकते हैं 1/g स्टार, ये लिख सकते हैं शेल स्थिरांक। क्यों? क्योंकि इसी का ये जस्ट उल्टा है। देखिए यल अपान ये है, ये अपान यल है, तो इसी को पलट देंगे तो क्या हो जाएगा, 1/g स्टार। और फिर g स्टार को इधर ले आइए तो मिलेगा आपको, g स्टार इधर आ जाएगा तो कापा बराबर आ जाएगा g गुणे g स्टार। और ये एक नया फार्मूला बनकर तैयार हो गया। यहाँ पर मैंने कुछ राशियाँ और उसके मात्रक यहाँ पर लिख दिए हैं, देख लीजिएगा आप लोग। और इसमें एक चीज़ हम लोग एक फार्मूला और भी उत्पन्न करते हैं। जैसे देखिए समीकरण 1 से लिख देते हैं, समीकरण 1 से। अब समीकरण 1 क्या है, r बराबर रो यल अपान ये होता है। r की जगह पर r ही रहने दीजिए, बराबर की जगह बराबर लगा दीजिए, रो की जगह पर रो रहने दीजिए। और यल अपान ये क्या होता है, शेल स्थिरांक होता है, यानी कि g स्टार होता है। अब g स्टार को इधर ले आइए तो r इधर पहले से है बटे g स्टार इधर आ जाएगा, तो g स्टार यहाँ पर आएगा तो क्या हो जाएगा, बटे में हो जाएगा g स्टार, और बराबर क्या हो गया, रो। ठीक बात है। तो यहाँ पर एक फार्मूला और बन गया, इसे देख लीजिएगा। ठीक है, इसका व्युत्क्रम करके हम कापा से भी संबंध स्थापित कर सकते हैं। तो इन दोनों पदों में सबसे पहला है चालकता और दूसरा है मोलर चालकता। तो सबसे पहले समझते हैं चालकता क्या होता है। तो चालकता ऐसे समझिए, चालकता को परिभाषित करने के लिए मैं ये फार्मूला व्युत्पन्न करवा चुका हूँ। ये फार्मूला कैसे आया है आप लोग जानते हैं, r बराबर होता है रो यल अपान ये। इसका व्युत्क्रम जैसे करेंगे तो r का व्युत्क्रम होता है g, रो का व्युत्क्रम होता है k, यल अपान ये का उल्टा हो गया ये अपान यल। ये सब के सब क्या है, तो आप लोग जानते हैं ये है चालकत्व। ये क्या है, चालकत्व है। ये कापा क्या है, ये है विशिष्ट चालकत्व या फिर चालकता। और ये अपान यल क्या है वो आप जानते हैं। अब इसमें देखिए, अगर आपको चालकता को परिभाषित करना है तो चालकता को परिभाषित करते समय इसकी जो मात्रा होनी चाहिए ये एकांक लेना है, एकांक। अब एकांक माने 1 ml ले लीजिए, 1 ml लीजिए। तो 1 ml के वैद्युत अपघट्य में, 1 ml वैद्युत अपघट्य में के लिए, ठीक है। और ये क्या होता है, ये का मान भी 1 लेना चाहिए, 1। अब जैसे ये है ना अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल है तो ये होना चाहिए 1 सेंटीमीटर स्क्वायर।
अगर ये का मान यानी अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल यानी वैद्युत अपघट्ट में जो ये लगा है इलेक्ट्रोड, इसके अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल 1 सेंटीमीटर स्क्वायर हो और इन दोनों इलेक्ट्रोडों के बीच की दूरी, इलेक्ट्रोडों के बीच की दूरी भी क्या हो यानी यल का मान भी क्या हो, एकांक हो। यानी यल का मान अगर एकांक ले लें और फिर इलेक्ट्रोडों के अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल भी एकांक ले लें और विलयन की जो विलयन है इसका भी एकांक आयतन ले, एकांक आयतन। तो एकांक आयतन लेंगे तो क्या होगा, जो g है g की जगह पर g लिख देंगे, बराबर की जगह बराबर, k की जगह पर k, और ये का मान 1 हो गया, एकांक लिया है आपने, बटे यल का मान भी एकांक ले लीजिए तो 1/1 खत्म हो गया, यानी g बराबर क्या आ गया, k। और k क्या है, यही k तो चालकता है, k को ही तो चालकता कहते हैं। तो चालकता और चालकत्व तो क्या हो गए, बराबर हो गया। अब इसकी परिभाषा कैसे लिखेंगे, तो परिभाषा कैसे होगा, विलयन के एकांक आयतन में यदि 1 सेंटीमीटर अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल वाला इलेक्ट्रोड डूबा हुआ हो और उन इलेक्ट्रोडों के बीच की दूरी 1 सेंटीमीटर हो तो इसका चालकत्व इसकी चालकता के बराबर होता है। तो ये चालकता का परिभाषा हो गया। तो चालकता का परिभाषा कैसे निकालेंगे, 1 ml इसे ले लेंगे, बस चालकता का परिभाषा निकल जाएगा। अब मोलर चालकता कैसे निकलता है, तो मोलर चालकता भी समझ लीजिए। तो मोलर चालकता में भी यही फार्मूला लगेगा। कौन सा फार्मूला, G बराबर K ये अपान यल। लेकिन ध्यान में रखना है मोलर चालकता में क्या होगा, अच्छा मोलर चालकता में क्या होगा, यहाँ 1 ml लेते थे और मोलर चालकता में 1 ml नहीं लेंगे, 1 ml नहीं लेंगे, उतना विलयन लेंगे जिसमें 1 मोल वैद्युत अपघट्य हों। यानी मोलर चालकता जब निकालेंगे तो 1 मोल वैद्युत अपघट्य आ जाए, बस 1 मोल वैद्युत अपघट्य आ जाए। अब चाहे वो 10 लीटर में आए, 50 लीटर में आए, 100 लीटर में आए या 1 ml में आए, चाहे जितने में आए, बस 1 मोल वैद्युत अपघट्य वाला लेना है। तो 1 मोल वैद्युत अपघट्य वाले विलयन में अगर 1 सेंटीमीटर स्क्वायर वाला इलेक्ट्रोड लगा है और उन इलेक्ट्रोडों के बीच की दूरी 1 सेंटीमीटर है तो इसकी जो चालकता होगी उसे मोलर चालकता कहेंगे। V आयतन मान लेते हैं कि V आयतन में 1 मोल आ जाते हैं, यानी कि माना 1 मोल वैद्युत अपघट्य आते हैं बराबर V आयतन में, ठीक है। अब देखिए G का मान क्या है, G का मान क्या है, कापा के बराबर है, कब, जब 1 ml है और अब मान लीजिए V आयतन में आ रहा है, तो V आयतन में आएगा तो V का गुणा कर दीजिए तो V गुणे K हो गया। तो ये क्या बन गया, मोलर चालकता का फार्मूला बन गया। अगर मान लेते हैं कि 1 मोल वैद्युत अपघट्य V लीटर में है, B आयतन में है, तो देखिए जब यहाँ पर था तो एकांक आयतन में K था, 1 ml में K था। अब V आयतन में मान लीजिए 1 मोल है तो V का गुणा करवा दीजिए, इतनी चालकत्व तो हो गया। तो ये हो गया। अब मैं इसकी भाषा लिख दे रहा हूँ, यहाँ पर मैंने भाषा लिख दी है, आप लोग पढ़ लीजिए। देखिए चालकता क्या होता है, देखिए आपको चालकता को परिभाषित करना हो या फिर मोलर चालकता को परिभाषित करना हो, इन दोनों में इलेक्ट्रोड के अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल एकांक लेना है, 1 सेंटीमीटर स्क्वायर लेना है और इन दोनों इलेक्ट्रोडों के बीच की दूरी 1 सेंटीमीटर लेनी है। यानी कि इसमें और इसमें दोनों में अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल और लंबाई इसको समान लेना है, जितना जितना इसमें लेंगे उतना उतना इसमें लेंगे। तो इन दोनों में तो कन्फर्म हो गया। बस एक बात ध्यान में रखिए, जब चालकता को परिभाषित करते हैं तो कितना वैद्युत अपघट्य लेंगे, एकांक वैद्युत अपघट्य लेंगे, 1 ml लेंगे, ठीक है। अब इसमें वैद्युत अपघट्य कितना है, 1 मोल है, 10 मोल है, 50 मोल है, इससे मतलब ही नहीं है। बस आप इसमें से 1 मोल लेकर 1 मोल के हिसाब से चालकता कैलकुलेट करेंगे। लेकिन जब आप मोलर चालकता कैलकुलेट करेंगे तो मोलर चालकता कैलकुलेट करते समय हम 1 ml नहीं लेंगे, हम कितना लेंगे, हम इतना लेंगे जितने में 1 मोल वैद्युत अपघट्य उपस्थित हो, इतना लेंगे। अब वो हो सकता है 1 लीटर में उपस्थित हो सकता है 10 लीटर में उपस्थित हो सकता है 50 लीटर में उपस्थित हो, जितने में भी उपस्थित होगा हमें क्या लेना है, हमें लेना है
कि 1 मोल वैद्युत अपघट्य आ जाए बस। और इसमें चाहे यक मोल आए, चाहे 10 मोल आए, चाहे 50 मोल आए, बस हमें यक ml लेना है, आयतनवा नाप कर लेना है चालकता परिभाषित करने में। लेकिन मोलर चालकता में क्या करना है, चाहे जितना लेना है, बस 1 मोल वैद्युत अपघट्य उसमें उपस्थित हो। तो देखिए 1 मोल वैद्युत अपघट्य अगर उपस्थित, देखिए यहाँ पर एकांक 1 ml लिया गया था, तो इसलिए जी बराबर क्या आ गया था। अब यहाँ पर मान लेते हैं कि 1 मोल वैद्युत अपघट्य उपस्थित है V आयतन में, तो V का इसी में K में गुणा करवा दीजिए, तो B इंटू K हो गया। और इसी को मोलर चालकता कहते हैं। मोलर चालकता को हम लोग लैम्डा यम से दर्शाते हैं, लैम्डा यम से। देखिए ये स्मॉल लैम्डा है, ये कैपिटल लैम्डा है, तो ये कैपिटल लैम्डा है, ये स्मॉल लैम्डा है। तो कैपिटल लैम्डा यम से हम किसको दर्शाते हैं, मोलर चालकता को। ये पूरा का पूरा खत्म हो गया।